Assalamu alaikum dear friends, students. This is Qudratullah with you people with a new topic of this chapter respiration. So today we are going to talk about the lower respiratory tract. In lower respiratory tract we will focus on the alveoli, right? Which are the actual exchange center, yeah, right? These are the actual exchange center, right? यानी that part where the gaseous exchange takes place, यानी जिसमें हमारे पास gaseous exchange होती है, right? Are also named as a respiratory unit. Okay, इसको respiratory unit भी कहा जाता है. तो अभी एल्वियोलाई को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी प्रूफ रीडिंग जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं उसका प्रूफ रीडिंग करते हैं. तो लुक एट द डायग्राम और है. सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दिस इज अ थायराइड कार्टिलेज. दिस थायराइड कार्टिलेज results into a trachea which contain the C-shaped cartilaginous rings. This is the position, right? This is the position where this bronchi started to be divided, right? At a T3 that is named as a bifraction, and at the position of a T7, right, that is named as a carina, where the two bronchi are separated from each other and move toward the right lung, and the another one leads to the left lung. And this is whenever these stem bronchi or primary bronchi enter into the right and the left lung. In right lung we have a three lobes, and these three lobes contain three separate bronchi. So how it's enter? It contain a security guard. Every lung contains a specific security guard, and that security guard is named as a hilum, right? Through hilum, this primary bronchus leads toward the right lung and toward the left lung. यहाँ तक क्लियर हो गया. Whenever it leads, जैसे ही ये राइट लंग में, लेट सपोज हम राइट लंग को स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारे पास इसमें 3 प्राइमरी ब्रोंकाई हो गए. अभी इस 3 प्राइमरी ब्रोंकाई जो हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लेब्यूल या लबुलर ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस आर डिवाइडेड इनटू अ लोब, राइट? अभी इसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई में, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं, और ये सेगमेंटल ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होते हैं सब सेगमेंटल ब्रोंकाई में. लेकिन हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. अभी इससे पहले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो राइट लंग होती है इसमें 10 टर्शियरी ब्रोंकाई होती है, while in case of the left lung we have 8 टर्शियरी ब्रोंकाई. अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ, कि हमारे पास राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, while लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लोब? इसका फंक्शन ये है कि लेट सपोज ये लोब क्या है, लेट सपोज दिस इज डिसीज्ड, ठीक है? अगर ये लोग डिजीज्ड हैं तो ये ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए कि इसको ये डिजीज न पहुंच जाए, यानी ये पूरे लंग की फिर हिफाजत करती हैं कि एक जगह पे उस डिजीज को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब कि वो मजीद फैल न जाए. सो नाउ फोकस ऑन एल्वियोलाई, राइट? कि हमारे पास ओके टर्शियरी ब्रोंकाई क्या होते हैं, वो मजीद डिवाइड होते हैं किस चीज में? वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाते हैं. टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर बनाते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिर एल्वियोलस बन जाता है. फिर उस एल्वियोलस से एग्रीगेशन ऑफ द एल्वियोलस रिजल्ट्स इनटू द एल्वियोलाई, जिसको हम एल्वियोलर डक्ट भी कह सकते हैं. मींस कि इसकी कनेक्शन जो होती है, इसकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है, उसको हम फिर एल्वियोलर डक्ट भी कह सकते हैं. सो नाउ वी विल फोकस ऑन द एल्वियोलाई, व्हिच आर द एक्सचेंज सेंटर, और वी कैन से द रिस्पिरेटरी यूनिट, यानी दैट यूनिट वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज takes place. Means these alveoli are connected. It contain a blood vessel, so due to this blood vessel it can absorb oxygen. ये ऑक्सीजन फिर एल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है, और जो टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्लड लेके इसको एल्वियोलाई तक पहुंचाएगा ताकि वो बॉडी से एक्सहेल हो जाए. सो नाउ वी विल फोकस ऑन द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर एक्चुअली दीज आर स्पॉन्जी शेप. इसका शेप किस तरह होगा? स्पॉन्जी शेप, right? So that's why these lungs are spongy in nature. lungs हमारे पास क्या होते हैं? Spongy in nature होते हैं.
यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इस एल्वियोलाई का जो नॉर्मल मतलब जो हमारे पास क्या रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है, राइट, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तब डिवाइड होता है, ये एल्वियोलाई में डिवाइड होता है जब इसका साइज जो है ना वो 1 माइक्रोन मीटर या इससे डिक्रीज हो जाए, राइट। तो इतना डिवीजन, यहाँ पर हमारे पास इसका साइज कितना था 2.5, यहाँ पर कितना था ये स्टेम ब्रोंकाई का 5 सेंटीमीटर, लेकिन लास्ट में ये हमारे पास 1 माइक्रोमीटर तक आएगा। क्यों? बिकॉज दिस 1 माइक्रोमीटर एल्वियोलाई जितना भी इसका साइज डिक्रीज होगा, इसका वॉल थिन होगा, इट विल रिजल्ट्स इनटू अ मैक्सिमम डिफ्यूजन। ये हमारे पास मैक्सिमम डिफ्यूजन करेगा। व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमारे पास अगर हम इस एल्वियोलाई को देख ले, लेट्स सपोज इफ वी टुक ए लुक हियर इन अ डायग्राम, दिस एल्वियोलाई कंटेन अ थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें एक तीन मेम्ब्रेन होती है, तीन फ्लैटन मेम्ब्रेन होती है। वाई? इस तीन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? मैक्सिमम डिफ्यूजन, राइट। इसका काम क्या है? मैक्सिमम डिफ्यूजन के लिए सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कर ले। इसके साथ साथ इट कंटेन अ कोलेजिन एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसमें क्या होता है? हमारे पास कोलेजिन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इस कोलेजिन और इलास्टिक फाइबर्स की वजह से फिर ये एल्वियोलाई की रिकॉइलिंग को मेंटेन करते हैं कि ऐसा न हो कि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। Here is a very very important objective. This alveoli is the only part of respiratory system which lack both cartilage and smooth muscles. Right? Objective को दोबारा सुने। This alveoli is a single part here. This is the only part of respiratory tract, respiratory unit, respiratory system which lack both cartilage and स्मूथ मसल। इसमें ना तो स्मूथ मसल्स होते हैं और न ही कार्टिलेज होते हैं। इसमें ओनली एंड ओनली कोलेजिन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। उस इलास्टिक फाइबर्स की वजह से फिर क्या होगा? उसकी जो साइज होगी वो रिटेन होगी ताकि ये एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना हो जाए। जब भी कोलैप्स हो गए तो मजीद एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, let me explain it here. This is the एक्सप्लेन डायग्राम ऑफ द एल्वियोलाई। अगर हम इस एल्वियोलाई को देख ले तो हमारे पास इसमें क्या है? दिस इज लेट्स सपोज अ थिन फ्लैटेंड लेयर, ठीक है। ये जो कि मैंने ब्लू रिप्रेजेंट किया है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं। अभी इसके अंदर हमारे पास ये जो ब्लैक लेयर है, इसको हम कहते हैं माइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी ऐसा लेयर जो कि हमारे पास फिर रिलीज करता है किस चीज की? फ्लूइड की, मॉइस्ट की, क्योंकि इसको मॉइस्चर रखता है। मॉइस्चर क्यों रखता है? क्योंकि फिर उससे जो फ्रैक्शन होगी वो डिक्रीज होगी। और इसमें हमारे पास लेट सपोज ये एयर है, ये फ्लो करती है। जैसे ही ये एयर फ्लो करेगी यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, राइट। और अभी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फिर ब्लड वेसल्स में आएगी और फिर ब्लड वेसल्स से हमारे प्लाज्मा सेल्स में, हमारे ब्लड वेसल से फिर ब्लड सेल्स में आएगी, प्लाज्मा सेल में, फिर आरबीसीज में, और फिर उसके बाद ये हमारे टिश्यू तक पहुंच जाएगी। टिश्यू में रियल एक्सचेंज इसकी होगी। तो अभी ये यहाँ पर एयर आएगी और यहाँ पर ये प्रोटेक्ट होती है। लेकिन here is a very important objective over here that this moist squamous epithelium contain a specific type of cell which is named as a type 2 cell, right? These are the type 2 cells. These are very happy cells. These are very naughty cells. Why? Because they are in search of a pathogen, in search of a debris. इसको क्या है? ये बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अभी जब भी कोई डस्ट वगैरह आएगा ना, हम उसको फौरन किल करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास ये जो सेल्स है, टाइप बी सेल्स हैं, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिटर्जेंट को सीक्रेट करते हैं, राइट। ये केमिकल को सीक्रेट करते हैं और उस केमिकल को हम नाम देते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये एयर के रेजिस्टेंस को ये डिक्रीज करता है, ठीक है। डिटर्जेंट जो है, जो सर्फेक्टेंट है, ये एयर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। इसके साथ साथ ये टाइप 2 सेल एक और टाइप ऑफ केमिकल भी सीक्रेट कर दे रहा है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड सीक्रेट करता है, राइट। एंटी माइक्रोबियल
These also secrete antimicrobial peptide. और इस एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड को हम क्या नाम देते हैं? डिफेंसिन का नाम देते हैं। ठीक है, और इस डिफेंसिन की वजह से फिर क्या होगा? जितने भी बैक्टीरिया हो गए, राइट, या कोई भी डिब्रिस होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, सॉलिड पार्टिकुलेट होगा, तो ये डिफेंसिन फिर इसको क्या करते हैं? किल कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? हमारे पास अगर हम एल्वियोलाई को देख लें तो एल्वियोलाई आर द एक्चुअल एक्सचेंज सेंटर, द रेस्पिरेटरी यूनिट, इट्स अ स्पॉन्जी शेप and these are respiratory bronchiole divide into alveoli, और इसका जो साइज होगा that is less than 1 micrometer, और ये केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं। टाइप बी सेल जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है, 2 टाइप ऑफ केमिकल सीक्रेट करते हैं। एक सर्फेक्टेंट जो कि एयर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, और इसके साथ साथ एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड है जिसको हम डिफेंसिन कहते हैं। वो क्या करेगा? वो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? Here is a very important question over here that हमारे बॉडी में ओवर 700 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। ड्यू टू दिस एल्वियोलाई इस 700 मिलियन की वजह से जो लंग्स हो गए ये बैलून की तरह हो गए। ठीक है, बैलून शेप हो गए। अभी इसमें हमारे पास जो राइट लंग है इट कंटेन 4.5 मिलियन एल्वियोलाई। अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, राइट। जो राइट लंग है इसमें हमारे पास 4.5 मिलियन एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, व्हाइल इन केस ऑफ अ लेफ्ट लंग वी हैव 2.5 मिलियन एल्वियोलाई। यहां तक क्लियर हो गया? लेफ्ट में हमारे पास एल्वियोलाई क्या कितने होंगे? 4.5 मिलियन, व्हाइल इन केस ऑफ अ राइट lung, sorry, in case of a right lung we have 4.5 million alveoli, while in case of a left lung we have 2.5 million alveoli. ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट लंग को अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास लूप्स की कंसंट्रेशन लूप्स 3 होते हैं, और इसी तरह इसमें जो स्टेम ब्रोंकाई है ये भी ज्यादा होते हैं, और सेकेंडरी ब्रोंकाई भी ज्यादा हो गए, टर्शरी भी ज्यादा हो गए, ब्रोंक्यूल्स भी ज्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई की तादाद भी ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गया? और अगर हम इसको देख लें, इसको जॉइंटली मतलब कनेक्ट कर लें तो इट में कवर अबाउट 70 to 90 मीटर एरिया। ठीक है, अगर एल्वियोलाई को हम कनेक्ट कर ले तो वो 70 से लेके 90 मीटर तक एरिया को कवर कर सकती हैं। सो फार आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क देम इन अ कमेंट्स एंड or through my WhatsApp number, right? Let me explain here another very important point that is named as a lungs. Okay, अभी हम पढ़ेंगे lungs के मुतालिक कि lungs क्या है, इसका function क्या है, why these are very much necessary for the organism, how lungs play a role in a body. Okay, so look here, lungs. Let me mention here lungs. Lungs are actually 2 in number. ठीक है, right lung and left lung. Right lung is about 56% or 54%, maybe 54 to 56%, and this one is 4 to 46%, right? Means this is a little bit smaller. यहां तक क्लियर हो गया? अभी इस राइट लंग की अगर हम लेंथ को देख ले तो इट्स ऑलमोस्ट 8 इंच, लेकिन अगर हम इसके लेंथ को देख ले तो इट्स ऑलमोस्ट 7.5 इंच, राइट? और अगर हम इसके विड्थ को देख लें तो दिस इज 4 to 5 इंच। इसका विड्थ कितना होगा, चौड़ाई कितनी होगी, 4 to 5 इंच, लेकिन इसका जो विड्थ होगा दैट इज 3 to 4 इंच, राइट? इसकी विड्थ कितनी होगी, 3 to 4 इंच, और इसका कितना होगा, 4 to 5 इंच। क्यों? अभी मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हमारे पास जो राइट लंग होगी उसका डायमीटर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? और यहां पर इसका डायमीटर कम है। क्यों कम है? Why? Because here a little, if we look here is a place for heart. राइट साइड पे
हार्ट के लिए जगह होती है जिसको हम मेडिएस्टिनम कहते हैं। तो इस मेडिएस्टिनम की वजह से फिर ये जो लेफ्ट लंग होगी ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, ये एसिमेट्रिकल इन नेचर होगी और उसकी वजह से फिर इसकी जो साइज होगी वो लिटिल बिट डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें हार्ट अ लिटिल बिट टुवर्ड द राइट सरफेस होती है, वो एक डिजीज है जिसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें हार्ट या तो सेंटर पर या फिर इसके एक मतलब राइट साइड पर होती है, लेकिन दैट इज नॉट इन अ नॉर्मल कंडीशन। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? अभी अगर हम लंग्स को देख लें, ठीक है, तो लंग्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज नेम्ड एज अ प्लूरा or pleural membrane, ठीक है। This is a membranous structure which is covering the lungs and serving to protect the lungs. इसकी प्रोटेक्शन को अगर हम देख लें, लंग्स की प्रोटेक्शन को, so lungs are protected by a membrane which is named as a pleural membrane. If we look here, this is, let's suppose, lung, and this lung is surrounded by this pleural membrane and this pleural membrane, ठीक है। So this is the interpleural cavity and this is the outer pleural cavity. इस pleural cavity में हमारे पास क्या होंगे? प्लूरल फ्लूइड होगी और उस प्लूरल फ्लूइड की वजह से फिर ये क्या हो गए? ये प्रोटेक्टेड हो गए, ये कोलैप्सिंग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये केमिकल्स मतलब वी कैन से फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे जिसकी वजह से ये इसकी साइज और इसकी शेप मेंटेन रहेगी। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? इसके साथ साथ इसके प्रोटेक्शन को अगर हम देख ले, सो दिस इज प्रोटेक्टेड बाय अ रिब्स बॉक्स। रिब्स भी इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ अ रिब्स बॉक्स। लेट्स सपोज दीज आर रिब्स, ओके। वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, राइट। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। इसमें से इस 12 पेयर ऑफ रिब्स को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, एक को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स और एक को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, राइट। ट्रू रिब्स आर अप टू 7, 1 to 7 are true ribs, 8 to 10 are false ribs, and 11 and 12 these are the floating ribs. True ribs are that which are directly connected with a central bone. Okay. Here, let's suppose, let me explain here. Let's suppose this is a bone which is named as a mediastinum. So first 7 pair are directly connected with this mediastinum, right? पहले 7 पेयर mediastinum के साथ directly attach होते हैं, while the false ribs are that which are connected by a cartilage. ये cartilaginous rings होते हैं और उस cartilaginous rings की वजह से जब ये अटैच हो गए तो उसको हम false ribs कहते हैं, while the true are the floating ribs जो कि बिल्कुल अटैच नहीं होंगे। Ribs are actually derived from the vertebral column which are present at the posterior surface of a body. यहाँ तक क्लियर हो गया? Any confusion? आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो then you can ask.